सबसे पहला जो डिसऑर्डर हम बात करेंगे दैट इज रीनल फेलियर। रीनल फेलियर, रीनल फेलियर मतलब किडनी फेल हो। ठीक है, रीनल फेलियर का मतलब होता है जब किडनी अपने फंक्शंस स्टॉप करे। When kidney is not able to perform its functions, the condition is known as renal failure. ठीक है, the inability of the kidney to perform its functions is known as renal failure. अब हमें पता है किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी का फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना, वाटर की बैलेंस मेंटेन करना। ये फंक्शंस अब किडनी नहीं कर पाएगी। समझ आ रही है बात? तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, रीनल फेलियर अगेन इज अ कंडीशन वेयर किडनी इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। दिस रीनल फेलियर इज ऑफ टू टाइप्स। वी हैव acute renal failure and we have chronic renal failure. We have acute renal failure and we have chronic renal failure. Acute renal failure का मतलब होता है किडनी स्टॉप्स कंप्लीटली एंड एब्रप्टली। किडनी ऑल ऑफ ए सडन अपने सारे फंक्शंस क्लोज कर देगी। दैट इज नोन एज एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब किडनी एब्रप्टली स्टॉप्स इट इज फंक्शनिंग। जब किडनी सडनली अपने फंक्शंस को स्टॉप करेगी, दैट फेलियर इज नोन एज एक्यूट रीनल फेलियर। नंबर सेकेंड इज क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर का मतलब होता है कि यहां पे प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शंस होता है या लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स होता है। ठीक है, सपोज इसमें स्लोली 5% नेफ्रॉन्स की लॉस हो गया, फिर 10%, फिर 15%, 20%, 30%, स्लोली प्रोग्रेस होता जाता है। अल्टीमेटली एक ऐसे स्टेज पे पहुंचता है जहां पे किडनी अपने फंक्शंस नहीं कर पाती। दिस टाइप ऑफ रीनल फेलियर इज नोन एज क्रोनिक रीनल फेलियर, या इसमें हम बोलेंगे किडनी स्टॉप्स इट्स फंक्शन स्लोली। ठीक है, दिस इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स विच अल्टीमेटली लीड टू द स्टॉपेज ऑफ किडनी फंक्शंस। ठीक है, अब ये एक्यूट रीनल फेलियर के काजेस क्या हैं? ठीक है, इसके काजेस अगर आप देखोगे, सबसे पहला काज है अगर किडनी को ब्लड सप्लाई ना मिले, क्योंकि हमें पता है किसी भी ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए, किसी भी ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। अगर किडनी की ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, दिस इज ए किडनी। ठीक है, ये रीनल आर्टरी है। अगर रीनल आर्टरी ब्लड किडनी को देना बंद कर दे तो किडनी फेल हो जाएगी, किडनी ऑल ऑफ ए सडन अपने फंक्शंस स्टॉप करेगी। तो पहला काज हुआ कि भाई किडनी को ब्लड सप्लाई कट हो गई, ब्लड सप्लाई कट हुई, ब्लड सप्लाई किडनी को नहीं मिल रही। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई क्यों नहीं मिल रही? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड। जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो क्या ब्लड किडनी को पहुंचेगा? ब्लड किडनी के पास भी नहीं पहुंचेगा, विच विल लीड टू एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे यहां पे दिस इज अ ब्लड सप्लाई, डिफेक्ट इज इन द ब्लड सप्लाई, डिफेक्ट इज नॉट इन द किडनी। ठीक है, डिफेक्ट इज बिफोर द किडनी नॉट इन द किडनी, ऐसे बोलेंगे, क्योंकि किडनी तो नॉर्मली फंक्शन कर सकती थी अगर ब्लड सप्लाई होती, लेकिन किडनी अब मसला यह है कि ब्लड सप्लाई किडनी के पास नहीं पहुंच रही। किडनी फिट है, ठीक है, किडनी ठीक, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की बस अब यही मसला हो गया कि भाई अब किडनी के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो डिफेक्ट इज बिफोर द किडनी, सो इट इज नोन एज प्री रीनल काज, बिफोर द किडनी, प्री रीनल काज। तो पहला इज प्री रीनल काज। समझ आ गई बेटा बात? समटाइम्स ब्लड सप्लाई इज गुड,
बट किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज हुए हैं किसी भी रीजन की वजह से, मे बी इन्फेक्शन और समथिंग एल्स, या किडनी के डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी डिजीज, एट दैट टाइम किडनी विल स्टॉप इट इज फंक्शनिंग लीडिंग टू एक्यूट रीनल फेलियर, बट देयर डिफेक्ट लाइज विद इन द किडनी, दिस इज नोन एज इंट्रारेनल कॉज. सेकेंड कॉज इज इंट्रारेनल कॉज, इंट्रारेनल कॉज. ठीक है, हियर द डिफेक्ट लाइज विद इन द किडनी, मे बी किडनी के नेफ्रॉन्स फंक्शन ना कर पाए, मे बी किडनी के नेफ्रॉन्स की डेथ हो गई है, मे बी किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए हैं किसी भी काज की वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से, उस टाइम किडनी अपने फंक्शन स्टॉप करेगी, ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप हो जाएंगे, लीडिंग टू एक्यूट रीनल फेलियर. थर्ड इज कि किडनी फंक्शंस तो नॉर्मली कर रही थी, नेफ्रॉन ठीक है, ब्लड सप्लाई भी ठीक है, किडनी के अंदर भी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन किडनी के बाहर जो ये यूरिटर है या किडनी के बाद वाला जो पोर्शन है इसमें कोई प्रॉब्लम है. सपोज यहां पे यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनी स्टोन प्रेजेंट हो, ठीक है, जब यहां पे किडनी स्टोन प्रेजेंट होगी क्या यूरिन अच्छे से फ्लो कर पाएगा? यूरिन अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, यूरिन विल टेंड टू एक्यूमुलेट इनसाइड द किडनी. ठीक है, यूरिन यहां पे किडनी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, विच विल लीड टू द फेलियर ऑफ किडनी फंक्शंस. तब भी किडनी फिर अपने फंक्शंस नहीं कर पाएगी, तो हम बोलेंगे इट हैज लेड टू एक्यूट रीनल फेलियर. अगर आपको काज बोले, काज इज नॉट इन द किडनी, काज इज नॉट बिफोर द किडनी, काज इज आफ्टर द किडनी, तो हम बोलेंगे इट इज पोस्ट रीनल काज, इट इज पोस्ट रीनल काज, पोस्ट रीनल काज. पोस्ट रीनल काज में क्या आ जाएगा एग्जांपल कि बाई किडनी स्टोन, या हम बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी रीजन की वजह से, मे बी किडनी स्टोन, मे बी ट्यूमर और समथिंग एल्स. ठीक है, सपोज यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. समझ आ गई बेटा बात? तो हमने बोला एक्यूट रीनल फेलियर इज अ कंडीशन वेयर किडनी abruptly stops its functions. What are the causes? We have pre-renal cause, maybe the blood supply to the kidney is not adequate. ठीक है, we have intra-renal cause, maybe the nephrons are damaged, at that time kidney will not be able to function. We have post-renal cause, maybe the urinary tract is obstructed such that kidney is not able to excrete the urine gets accumulated here, urine contains waste products, these waste products will damage the kidney and ultimately kidney will not be able to perform its function, leading to shutdown of the kidney, that is known as acute renal failure. ठीक है, अब है क्रोनिक रीनल फेलियर के काजेस. बहुत सारे काजेस हैं. वी हैव डायबिटीज मेलाइटिस. डायबिटीज अगर होगी इट कैन स्लोली और प्रोग्रेसिवली लीड टू क्रोनिक रीनल फेलियर. वी हैव हाइपरटेंशन, इट कैन लीड टू क्रोनिक रीनल फेलियर. वी हैव ओबेसिटी, it can lead to chronic renal failure. We have kidney stones. These kidney stones can also lead to chronic renal failure. समझ आ गई बेटा बात? ये रीनल फेलियर के दो टाइप्स हुए और उनके काजेस की हमने बात की. अब अगर रीनल फेलियर हो गया तो बंदे में होगा क्या? देखिए होगा क्या, मैनिफेस्ट कैसे करेगा. सबसे पहले हमें पता है कि भाई किडनी का काम है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना. अब जब रीनल फेलियर हो गया तो मेरे बच्चे क्या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल पाएंगे? No, waste products will not get excreted out. Waste products will accumulate inside the body. Waste products body के अंदर accumulate हो जाएंगे. पहला इफेक्ट होगा waste products will get accumulated inside the body. Waste products will get accumulated inside the body. Waste products will get accumulated inside the body. ठीक है, पहला इफेक्ट will be waste product बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे. जब वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाएंगे, हमें पता है वेस्ट प्रोडक्ट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, इट कैन डैमेज डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, इट इज अ थ्रेट टू लाइफ. इंपॉर्टेंट है यूरिया. हमने बोला था मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया. यूरिन के अंदर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया है. अब अगर यूरिया एक्सक्रीट नहीं हुआ, यूरिया की लेवल्स ब्लड के अंदर क्या हो जाएंगे, ज्यादा कि कम?
भाई यूरिया बाहर नहीं जा रहा तो ब्लड के अंदर यूरिया की लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगी, उस कंडीशन को यूरीमिया बोला जाता है। यूरेमिया, it is a condition where the urea levels are increased in the blood। ठीक है, जब ब्लड में यूरिया की लेवल ज्यादा होती हैं उस कंडीशन को यूरेमिया बोलते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड इज, देखिए किडनी वाटर को बाहर निकालती है, ठीक है, वाटर को एक्सक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमने बोला था यूरिन में 96% वाटर होता है, वाटर को एक्सक्रीट करना किडनी का काम है। अब अगर रीनल फेलियर हो गया, किडनी विल नॉट बी एबल टू एक्सक्रीट आउट वाटर, ठीक है, एज सच वाटर रिटेंशन होगी, वाटर विल रिमेन इनसाइड द बॉडी, वाटर की रिटेंशन होगी। अब देखिए ये वेसल है, जब इसमें वाटर की लेवल ज्यादा हो जाएगी एज ए रिजल्ट ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। जब ब्लड वॉल्यूम वेसल में ज्यादा होगा इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्व्स, मतलब ये कि ब्लड प्रेशर भी तब ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन भी होगा। तो दूसरी मैनिफेस्टेशन बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन इज हाइपरटेंशन, तो इन लोगों में हाइपरटेंशन भी होगा। नंबर थर्ड इज दैट जब वाटर ज्यादा होगा दिस वाटर विल लीक इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, ये वाटर इंटरस्टिशियल साइट्स में चला जाएगा, टिश्यूज के बीच में चला जाएगा। दैट कंडीशन इज नोन एज एडीमा, उस कंडीशन को एडीमा बोलते हैं। तो इन लोगों में एडीमा भी प्रेजेंट होगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये लोग हमारे पास कौन से सिम्टम लेके आएंगे, यूरिया की लेवल ज्यादा होंगी, कंडीशन इज नोन एज यूरीमिया, वाटर विल बी रिटेन्ड इनसाइड द बॉडी विच विल प्रेजेंट एज हाइपरटेंशन एंड एडीमा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज किडनी का काम है H पॉजिटिव प्रोटॉन को एक्सक्रीट करना। अब अगर किडनी स्टॉप हो गई, क्या प्रोटॉन एक्सक्रीट हो पाएगा? प्रोटॉन एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, प्रोटॉन की लेवल्स बॉडी में ज्यादा हो जाएंगी। द कंडीशन इज नोन एज एसिडोसिस और अल्कलोसिस, कंडीशन इज नोन एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इस कंडीशन को बेटा हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव विच इज एसिडिक सब्सटेंस गेट इज एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी बिकॉज किडनी इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट इट आउट। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करोगे, पोटेशियम, किडनी पोटेशियम को एक्सक्रीट कर रही थी, क्या रीनल फेलियर में एक्सक्रीट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्या पोटेशियम की लेवल ज्यादा होंगी कि कम होंगी? पोटेशियम की लेवल ज्यादा होंगी, उस कंडीशन को हाइपरकैलीमिया बोलते हैं। हाइपरकैलीमिया का मतलब हुआ इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ पोटेशियम इनसाइड ब्लड। ठीक है, नॉर्मली पोटेशियम की कितनी होती है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन इन द ब्लड? It is 3.5 to 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मली। ठीक है, लेकिन रीनल फेलियर में पोटेशियम विल बी मोर देन 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरकैलीमिया। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये एक इंसान के लिए इट पोजेसेस अ थ्रेट टू द लाइफ। तो अब इसमें हम ट्रीट करेंगे क्या? किडनी तो खराब हो गई है, किडनी फंक्शन ही नहीं कर रही, तो हमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं ट्रीट करने के। एक है कि हम किडनी को रिप्लेस करें, नई किडनी इस बंदे में डाल दें। ए फंक्शनल किडनी कैन बी इंसर्टेड इन द बॉडी ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, दैट इज नोन एज किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एक ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा ऑप्शन है हम आर्टिफिशियल किडनी इस बंदे में लगा दें, विच इज नोन एज डायलिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शंस हैं ट्रीट करने के, एक है किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड द सेकंड ऑप्शन इज डायलिसिस। ठीक है, अब हम उसी दो ट्रीटमेंट की मोडालिटीज की बात कर लेते हैं। व्हाट इज दिस डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन?
पहले बात करो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब हुआ हम एक नॉर्मल फंक्शनल किडनी एक बंदे से निकालेंगे और दूसरे बंदे की बॉडी में इंसर्ट कर देंगे वाया सर्जरी। ठीक है, दिस इज नोन एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब जो बंदा देगा किडनी, जिस बंदे से हम किडनी निकालेंगे उसको हम बोलेंगे डोनर। ठीक है, और जो बंदा किडनी रिसीव करेगा उसको बोलेंगे हम रेसिपिएंट। ठीक है, एक किडनी पे भी बंदा सरवाइव कर सकता है। ठीक है, अब इसमें हम रैंडमली हर किसी बंदे से किडनी निकाल नहीं सकते। डोनर कोई रैंडम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें किडनी को मैच करना पड़ेगा। ऐसे सुनिए आप बात, ये रेसिपिएंट है, ये डोनर है, ये डोनर की 2 किडनीज हैं, रेसिपिएंट की किडनीज खराब हो गई हैं। हम डोनर से किडनी निकालेंगे, रेसिपिएंट की बॉडी में डाल देंगे। देखिए, रेसिपिएंट के लिए, रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए ये किडनी अपनी नहीं है, वो रिकॉग्नाइज करेगा इसको एज फॉरेन। कोई बाहर से कोई चीज आ गई, लाइक जिस तरह से बैक्टीरिया आएगा वो बैक्टीरिया को किल करेगा। ठीक है, सिमिलरली उसको लगेगा कि ये किडनी अपनी तो नहीं है, ये किडनी, द इम्यून सिस्टम विल रिकॉग्नाइज इट एज फॉरेन सब्सटेंस। ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा एज फॉरेन सब्सटेंस और इस किडनी को किल करवा सकता है, मतलब किडनी के ट्रांसप्लांटेशन को हाल्ट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, अनसक्सेसफुल बना सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है, इस रेसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करना पड़ेगा, ताकि इसको पता ही ना चले कि बाहर से कोई आया कि नहीं आया, ताकि इसको पता ही ना चले ये फॉरेन है कि अपना है। तो हम एक काम करेंगे, रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम सुप्रेस करेंगे बाय गिविंग ड्रग्स नोन एज इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स, इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स। और इसमें एक ड्रग आप याद रखेंगे, वी हैव साइक्लोस्पोरिन विच इज इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग। ये साइक्लोस्पोरिन हम देंगे इन ऑर्डर टू सुप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ रेसिपिएंट सो दैट इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट द फॉरेन किडनी इज प्रिवेंटेड। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जितने 2 इंसानों के टिश्यूज मैच करेंगे उतने कम चांसेस हैं इम्यून रिएक्शंस होने के। ठीक है, ये हम नेक्स्ट ईयर 12th में जब आप आएंगे इंशाल्लाह तब हम पढ़ेंगे ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं। लेकिन अभी आप ऐसे समझिए कि 2 इंसानों के टिश्यूज में अगर सिमिलैरिटीज ज़्यादा होंगी तो रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अगर सिमिलैरिटीज कम होंगी रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक, अब सपोज ये रेसिपिएंट है, ये एक डोनर है और ये दूसरा डोनर है। ठीक है, इस डोनर की किडनी और रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है या जो रेसिपिएंट के टिश्यूज हैं इनमें सिमिलैरिटीज हैं, तो हम प्रेफरेबली इसी डोनर की किडनी निकाल के इस बंदे को डालेंगे ताकि इम्यून रिएक्शंस कम हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम प्रेफरेबली किडनी को प्रेफरेबली ली जाती है या किसी भी ऑर्गन जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे, इट इज प्रेफरेबली टेकन फ्रॉम द मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन, मोनोजाइगोटिक ट्विन इसलिए क्योंकि यहां पे जो टिश्यूज होंगे दे विल बी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, टिश्यूज सिमिलर होंगे, इसके इम्यून सिस्टम को लगेगा शायद ये मेरा ही टिश्यू है और फिर रिएक्शन होने के चांसेस कम होंगे। प्रेफरेबली हम मोनोजाइगोटिक ट्विन से लेंगे। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन अवेलेबल नहीं हुआ डाइजाइगोटिक ट्विन से ले सकते हैं। अगर डाइजाइगोटिक ट्विन नहीं होगा प्रेफरेबली फैमिली मेंबर्स से। ठीक है, जितना क्लोज रिलेटिव्स में होंगे उतनी टिश्यूज की सिमिलैरिटी ज्यादा होती है, उतने रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए जब भी आपने भी सुना होगा जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं प्रेफरेबली फादर दे देता है बेटे को किडनी या बेटा दे देता है फादर को किडनी या ट्विन से लिया जाता है, क्योंकि वहां पे टिश्यूज मैच होते हैं, इम्यून रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर आपको ये ट्रांसप्लांटेशन देखना है, इस एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो 12th को पढ़ाया है, वहां पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन वहां पे डिस्कस किया है थोड़ा बहुत। ठीक।
ठीक है, तो एक ऑप्शन हुआ ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन इज अ परमानेंट ट्रीटमेंट, ठीक है, ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। ये ट्रांसप्लांटेशन पहली बार सक्सेसफुली किया था डॉक्टर जोसेफ मूरे ने, ठीक है। आप देखोगे साइंटिस्ट्स के नाम खुद कि कौन कौन से साइंटिस्ट्स ने इसमें रोल प्ले किया है। दिस इज वन ट्रीटमेंट मोडालिटी। सेकेंड इज डायलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। देखिए इस डायलिसिस या हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं। हमें पता है किडनी का काम है वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करना। किडनी फेल हो गई है, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव नहीं कर रही है, हम आर्टिफिशियली वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करेंगे बाय यूजिंग एन आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज नोन एज हीमोडायलिसिस। समझ आ गई बेटा बात। In hemodialysis we use artificial kidney to remove the waste products from the body। देखिए हम कैसे करेंगे। सपोज एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल की किडनी फेल हो गई है, अब हमें उसके ब्लड को प्यूरिफाई करना है। हम रेडियल आर्टरी जो होगी, रेडियल आर्टरी से ब्लड निकालेंगे, ठीक है। इस रेडियल आर्टरी से ब्लड चला जाएगा इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज सेलोफेन ट्यूब्स, नोन एज सेलोफेन ट्यूब्स, ठीक है। रेडियल आर्टरी के साथ कनेक्ट कर दिया, रेडियल आर्टरी से ब्लड चला जाता है सेलोफेन ट्यूब्स में। सेलोफेन ट्यूब्स में आर कनेक्टेड टू या पास थ्रू ए डायलाइजर, ये पास हो जाते हैं वाया ए डायलाइजर। दिस इज ए डायलाइजर, दे पास थ्रू ए डायलाइजर, ठीक है। एट द लेवल ऑफ डायलाइजर वेस्ट प्रोडक्ट्स चले जाते हैं इनटू द डायलाइजर फ्रॉम द सेलोफोन ट्यूब, ठीक है। फिर जो वेस्ट फ्री ब्लड होता है, दिस ब्लड इज अल्टीमेटली मेक टू एंटर इनटू द रेडियल वेन और फिर बॉडी में चला जाता है वाया रेडियल वेन, ठीक है। अब देखिए ये जो डायलाइजर है इसमें क्या मसला है। इस डायलाइजर के अंदर देयर इज अ फ्लूइड विच इज नोन एज डायलाइजर फ्लूइड या डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड। जो ये डायलाइजिंग फ्लूइड है बेटा, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। जो जो सब्सटेंस ब्लड के प्लाज्मा में होता है वही सब्सटेंसेस डायलाइजिंग फ्लूइड में होते हैं, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट रखी जाती है, ठीक है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर प्लाज्मा के सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन इज नॉट सेम, कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, एक चीज। दूसरा, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर देयर इज नो यूरिया, यूरिया इस डायलाइजिंग फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होता। देयर इज नो क्रिएटिन, क्रिएटिन इस डायलाइजिंग फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होता। देयर इज नो सल्फेट, सल्फेट इस डायलाइजिंग फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होता। देयर इज नो फास्फेट, फास्फेट इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये सब्सटेंसेस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। सपोज यहां से ब्लड आ गया, ये ब्लड हमने किस वाले बंदे से लिया था जिसकी किडनी फेल हो गई है। दिस ब्लड विल बी रिच इन वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहां पे जो ये सेलोफोन ट्यूब होता है, इस ट्यूब के पे पोर्स होते हैं। वाया दीज पोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन मूव इन एंड आउट ऑफ सेलोफोन ट्यूब। अब ये मूवमेंट इन करेंगे या आउट करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सब्सटेंसेस, it depends upon the concentration gradient of substances। देखिए हमें पता है डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया तो प्रेजेंट नहीं होगा। जब यूरिया यहां पे जीरो है, यूरिया विल बी हाईली प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड ऑफ
ए रीनल फेलियर पेशेंट, हमने बोला था कि वहाँ पे यूरीमिया होता है, यूरिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो यूरिया इज अ वेस्ट विच विल मूव फ्रॉम सेलोफेन ट्यूब इनटू द डायलाइजर फ्लूइड। ठीक, सिमिलरली क्रिएटिनिन मूव करेगा, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स मूव करेंगे। ठीक है, अब है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी मूव करेंगे। ठीक है, कुछ इन भी मूव करेंगे, कुछ आउट मूव करेंगे, ताकि इस डायलाइजर फ्लूइड में याद रखिएगा इसकी कंपोजिशन ऐसे बनाई जाती है ताकि जो सब्सटेंसेस यहाँ पे चले जाएं या जो यहाँ से सेलोफोन ट्यूब में चले जाए, अल्टीमेटली उसमें वेस्ट ना बचे एक, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस हो, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, सपोज अगर हम यहाँ पे सोडियम देखोगे आप, सोडियम ब्लड में 140 होता है, इस डायलाइजर फ्लूइड में 133 होता है। सोडियम हार्डली मूव्स फ्रॉम द सेलोफेन ट्यूब इनटू द डायलाइजर फ्लूइड, सोडियम ज़्यादा मूव नहीं करेगा ताकि सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहे, सिमिलरली पोटेशियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहे। ठीक है, मेन एम डायलाइजर फ्लूइड की फॉर्मेशन का ये होता है ताकि इट शुड टेक अवे द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स डायलाइजर फ्लूइड में जमा हो जाते हैं, दीज आर कनेक्टेड टू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो डायलाइजेट बनेगा इट विल बी मूव्ड आउट। ठीक है, और यहां से नया डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो एंटर किया जाएगा, यहां से नया डायलाइजिंग फ्लूइड, न्यू फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड एंटर किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड डायरेक्टली डायलाइजर में हम नहीं डालते, पहले इसको एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम से पास करवाते हैं ताकि इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच हो, क्योंकि ये सब्सटेंसेस अल्टीमेटली बॉडी में जाएंगे। समझ आ गई बेटा बात? मैं अगेन आपको डायलिसिस बता देता हूं। मैंने बोला डायलिसिस में वी यूज एन आर्टिफिशियल किडनी, दिस इज आर्टिफिशियल किडनी, दिस स्ट्रक्चर सेलोफेन ट्यूब, दिस न्यू डायलाइजिंग बैग, दिस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, दिस डायलाइजर, ठीक, ये डायलाइजेट आउट वाला बैग, दिस होल इज नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम उस इंसान का ब्लड निकालेंगे जिसमें रीनल फेलियर हुआ होगा। ठीक है, वाया रेडियल आर्टरी, जब ब्लड निकाल लिया, ये ब्लड वाया सेलोफेन ट्यूब पास हो जाएगा, लेकिन जब डायलाइजर के पास पहुंचेगा, ये ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे दे विल मूव इनटू द डायलाइजर। ठीक है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली हम डायलाइजेट में डाल देते हैं। ठीक है, और जो वेस्ट लेस या वेस्ट फ्री ब्लड होता है इट इज मेड टू एंटर इनटू द बॉडी वाया रेडियल वेन। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज हम और करते हैं, वो ये है कि जब रेडियल आर्टरीज के बाद ब्लड सेलोफेन ट्यूब में जाता है, देयर आर चांसेस कि ब्लड यहां पे क्लॉट हो जाए। ठीक है, यहां पे ब्लड क्लॉट हो सकता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट हम हिपैरिन डालते हैं यहां पे। हिपैरिन इज ए एंटी कोगुलेंट, इट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हियर। ठीक है, ताकि ब्लड फ्रीली फ्लो करे यहां से यहां पे। ठीक है, लेकिन जब फिर बॉडी में दोबारा डालेंगे फ्रॉम दिस सेलोफेन ट्यूब, ब्लड हम दोबारा डाल रहे हैं बॉडी में, अगर हिपैरिन साथ चला गया, ठीक है, तो हिपैरिन विल कॉज एंटी कोगुलेंट इफेक्ट्स इन द बॉडी, उसकी वजह से बॉडी में क्या होगा, कोगुलेशन नहीं हो पाएगी, बॉडी में ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिपैरिन के इफेक्ट्स बॉडी में ना होने के लिए हम यहां पे ऐड करेंगे एंटी हिपैरिन। ये एंटी हिपैरिन इसलिए ऐड करते हैं सो दैट इट प्रिवेंट्स द इफेक्ट्स ऑफ हिपैरिन हियर। ठीक है, सो दैट इट इनहिबिट्स द इफेक्ट्स ऑफ हिपैरिन हियर। ठीक है, ताकि ये हिपैरिन अब ब्लड में ना चला जाए, ये उसको पहले ही इनहिबिट कर देता है, ये उसको पहले ही ऑफ कर देता है, ये उसको पहले ही प्रिवेंट कर देता है। समझ आ गई बेटा बात? ये डायलिसिस का एक ब्रॉड मैकेनिज्म है। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी यूज्ड temporarily to treat the patient who is having the renal failure. Now
बेसिकली वी आर स्टडिंग द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहला डिसऑर्डर हमने रीनल फेलियर देखा, उसमें हमने एक्यूट बोला और क्रोनिक बोला। हमने बोला कि इफेक्ट्स क्या होंगे बॉडी पे और ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट में किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन था, परमानेंट ट्रीटमेंट है, और दूसरा ऑप्शन डायलिसिस था, तो वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ब्राइट्स डिजीज। देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस इज इन्फ्लेम्ड, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। अब जब ग्लोमेरुलस इन्फ्लेम होगा, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन होगी, ग्लोमेरुलस अपने फंक्शंस अच्छे से नहीं कर पाएगा। नॉर्मली ग्लोमेरुलस के थ्रू इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन और इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटीन्स यूरिन में एंटर नहीं हो पाते थे, लेकिन अब चूंकि ग्लोमेरुलस इज inflamed, glomerulus is not able to perform its functions, protein can enter into the Bowman's capsule and into the urine. तो इन लोगों में protein will be present in the urine, condition is known as proteinuria. ठीक है। नंबर सेकंड इज दैट जब ग्लोमेरुलस अपने फंक्शंस नहीं कर पाएगा, आरबीसी कैन आल्सो एंटर द यूरिन, कंडीशन इज नोन एज हेमेचूरिया। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पेशेंट विल बी हैविंग प्रोटीनयूरिया एंड पेशेंट विल बी हैविंग हेमेचूरिया। समझ आ गई बेटा बात। दिस इज सेकेंड डिसऑर्डर। अब ये इन्फ्लेमेशन होती क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन जो है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। और इसका ट्रीटमेंट अगर अब आपको बोले इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम एंटीबायोटिक देंगे। इन ऑर्डर टू ट्रीट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वी गिव द पेशेंट एंटीबायोटिक्स। समझ आ गई बेटा बात। तो ये हुआ दूसरा डिसऑर्डर। नाउ द थर्ड डिसऑर्डर इज थर्ड डिसऑर्डर इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम उस कंडीशन को बोलते हैं जब यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रोटीनयूरिया होता है यहाँ पे। द सिंड्रोम इन विच proteins are present in urine, that condition is known as nephrotic syndrome. ठीक है, इन glomerulonephritis there is proteinuria as well as hematuria. In nephrotic syndrome there is predominantly this proteinuria. समझ आ गई बेटा बात? समझ आ रहा है? शाबाश। Now fourth disorder is renal calculi. रीनल कल्क्यूलाई का मतलब होता है किडनी स्टोन्स या रीनल स्टोन्स। किडनी स्टोन्स और रीनल स्टोन्स। देखिए किडनी स्टोन्स इसलिए बनती हैं क्योंकि किडनी के अंदर सपोज ये किडनी है, यहाँ पे वाटर भी होता है, यहाँ पे सोल्यूट्स भी होते हैं जिनको अल्टीमेटली एक्सक्रीट किया जाता है। अब अगर किडनी के अंदर वाटर कम हुआ, जब वाटर कम होगा ये सोल्यूट्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। व्हेन दीज सोल्यूट्स प्रेसिपिटेट दे फॉर्म द क्रिस्टल्स व्हिच आर नोन एज रीनल कल्कुलाई। ठीक है, या दिस इज वन थिंग, दिस इज वन रीजन कि भाई वाटर कम है। सेकेंड रीजन कैन बी इफ वाटर इज एडोकेट बट सोल्यूट्स ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर सोल्यूट्स बहुत ज्यादा होंगे, सोल्यूट्स कैन प्रेसिपिटेट एंड दे फॉर्म क्रिस्टल्स व्हिच आर नोन एज रीनल कल्कुलाई और किडनी स्टोन्स।
समझ आ गई बेटा बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किडनी स्टोन्स बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, ठीक है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होके किडनी स्टोन्स बना सकते हैं, कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल्स यूनाइट होके किडनी स्टोन्स बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म द किडनी स्टोन्स और रीनल कैल्कुलाई हम उसको बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी किडनी स्टोन होगी वाटर इनटेक ज्यादा होना चाहिए, समझ आ रही है बात, ताकि हम प्रेसिपिटेशन को इनहिबिट करें, ठीक है। इन ऑर्डर टू इनहिबिट द प्रेसिपिटेशन, इन ऑर्डर टू स्टॉप फर्दर प्रेसिपिटेशन, वी शुड हैव मोर इनटेक ऑफ वाटर इन द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन डिसऑर्डर। समझ आ गई बेटा बात। अब कभी कभी क्या होता है कि किडनी स्टोन किडनी से स्लिप होके यूरिटर में चली जाती है। जब किडनी से यूरिटर में चली जाएगी वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यूरिन पास नहीं हो पाएगा, यूरिन का वॉल्यूम कम होगा और पेन होगा, ठीक है। देयर विल बी बहुत ज़्यादा हैवी पेन होता है एंड इन एडिशन इट कैन कॉज डैमेज टू द यूरिटर्स, ठीक है। इट कैन कॉज डैमेज टू द किडनी, सो किडनी स्टोन्स कैन प्रोग्रेसिवली, हमने पढ़ा था, इट कैन प्रोग्रेसिवली लीड टू क्रोनिक रीनल फेलियर एज वेल, ठीक है। ये हैं किडनी के डिसऑर्डर्स। एंड नंबर 5th डिसऑर्डर इज गाउट। गाउट हमने ऑलरेडी पढ़ा, हमने बोला था गाउट इज अ डिसऑर्डर जहां पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं, जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। मेनली जो हमारा ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 समझते हैं आप, ठीक है, पांव का थंब, ठीक है, ग्रेड टो के अंदर जमा हो जाते हैं। रीजन उसका ये है क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आर पुल्ड डाउन एंड दे गेट डिपॉजिटेड इन द ग्रेड टो फर्स्ट, ठीक है। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं द कंडीशन इज नोन एज गाउट एंड इट इज क्वाइट पेनफुल कंडीशन। बहुत ज्यादा पेन होता है इन द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम गाउट। समझ आ गई बेटा बात। This finishes the disorders of excretory system very briefly.